और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से है, जहां पर घंटाघर के पास लाल चौक में एक होटल में आग लग गई है। जिस जगह पर आग लगी है वहां 15 गैस सिलेंडर रखे हुए थे। यह आग सुबह करीब 7:15 बजे लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन कूलिंग का काम अभी भी जारी है। फायर अधिकारी मुजफ्फर अली भट्ट के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड को होटल की छत पर 15 कमर्शियल सिलेंडर मिले हैं और आग के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। अब सब जानते हैं कि लाल चौक बहुत ही अहम जगह है श्रीनगर का, और इसे दिल भी कहा जाता है श्रीनगर शहर का, जहां पर बड़ी तादाद में कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, दुकानें हैं, होटल है, शोरूम है, और साथ ही इस इलाके में बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी पहुंचते हैं यहां पर लाल चौक पर घंटाघर देखने के लिए। और ठीक उसी जगह पर आप देख सकते हैं कि एक इमारत में ये आग लगी है। इस होटल में आग लगी है। बड़ी बात है कि जहां पर आग लगी है वहां पर 15 कमर्शियल सिलेंडर मिले हैं। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर सीहोर में नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध से अभिषेक के मामले में एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। इस पूरे अनुष्ठान और आयोजकों के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अर्जी दी गई है। याचिका में कहा गया है कि 11,000 लीटर दूध से नर्मदा भारी मात्रा में प्रदूषित हुई है। उसमें पलने वाली मछलियां और दूसरे जीव इससे प्रभावित हुए और इसीलिए इसकी सफाई का हर्जाना आयोजकों से ही वसूला किया जाए। प्रदूषण फैलाने के लिए उन्हें सजा दी जाए। इस पूरे मामले में हिंदू संगठन जहां पर याचिका के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो वहीं हिंदू धर्म बंट चुका है। एक महामंडलेश्वर अभिषेक के खिलाफ याचिका को साजिश बता रहे हैं, तो दूसरे महामंडलेश्वर का ये कहना है कि आस्था के नाम पर नदी को प्रदूषित नहीं किया जा सकता। इसमें नर्मदा में जो चलाने से लोगों का भला होता है। चलाना अच्छी चीज है। कई किलोमीटर तक पानी अब पीने लायक नहीं बचा। यदि ऐसा पानी पिया जाता है तो लोगों को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारियां, स्किन डिसीज और तमाम तरह के डिसीज का सामना करना पड़ेगा। विज्ञान और डॉक्टर ये कहता है कि दूध जो है समस्त जीव जंतुओं के लिए पौष्टिक होता है। आस्था को प्रणाम, किंतु उस आस्था का प्रदर्शन दर्शन पे भारी पड़ रहा है, ये उचित। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि ये घटना भविष्य में ना हो और जो लोगों ने काम किया है उनको उचित दंड मिल सके। पर्यावरण को खतरा बकरों की बलि से बकरा ईद पर भी होता है, उस समय भी आप पर्यावरण के लिए रक्षा करिए। जिस नर्मदा की जलधारा 4 करोड़ लोगों के लिए जीवन रेखा के समान है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के खेत जिसके पानी से लहलहाते हैं, उस जीवनदायिनी नर्मदा का 11,000 लीटर दूध से हुआ अभिषेक विवादों में आ गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में भेरुंदा इलाके के 7 देव में मौजूद पातालेश्वर मंदिर में 21 दिन के महायज्ञ के बाद 9 अप्रैल को यह अभिषेक संपन्न हुआ। अभिषेक संत शिवानंद महाराज के द्वारा करवाया गया, जिन्हें स्थानीय लोग पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजते हैं। लेकिन दूध से अभिषेक का वीडियो वायरल हुआ तो ये कार्यक्रम और संत दोनों विवादों में आ गए। दूध अभिषेक के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गुहार लगाई गई है। इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो बेवजह की अंधभक्ति है जिसका कोई पौराणिक तथ्य नहीं है। किसी भी विद्वान से पूछेंगे जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता हो, उसकी नजरों में कुछ भी ऐसे प्रमाण नहीं है जिसे लगता हो कि नदी के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में 11,000 लीटर दूध जो है उसको डाल दिया जाए। तो ये बेसिर पैर की हरकतें हैं, कवायदे हैं। दूसरी बात सामाजिक और आर्थिक है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, दूध नहीं मिलता उसके कारण कुपोषित हैं। ये बात बहुत ध्यान रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में 75% महिलाएं जो हैं वो आज भी एनीमिया से ग्रसित हैं। इतनी बड़ी मात्रा का दूध को यदि दिया जाता तो कम से कम 5 गांव के बच्चों को तो माल न्यूट्रिशन से बचाया जा सकता था। जिनको अंधभक्ति लगती है उनको अंधभक्ति लगती है। कल तो आप कह देंगे कि भगवान को स्नान भी क्यों कराते हो, पानी बर्बाद होता है। जी। भगवान को वस्त्र क्यों पहनाते हो,
हाँ। वस्त्र जो है वो गरीबों में बांट दीजिए। तो गरीबों में बांटने की व्यवस्थाएं अलग है ना। हाँ। हमारी आस्था, हमने 11,000 लीटर दूध से माँ का अभिषेक किया, माँ को चुनरी अर्पित की जाती है। कल आप कहेंगे कि चुनरी क्यों अर्पित की जाती है, तो चुनरी में भी ढेरों साड़ियां एकत्रित करके फिर अर्पित की जाती। ये तो मेरी स्वयं की आस्था है कि किनको मुझे साड़ी अलग से बांटनी है और माँ को क्या अर्पित करना है, क्योंकि आज अगर हमारे पास कुछ है तो वो प्रभु का दिया हुआ है, सिर्फ उसकी कृपा से सब व्यक्ति को उपलब्ध होता है। दूसरी बात अगर आप कहें तो पर्यावरण सिर्फ क्या हिंदुओं के लिए है क्या? पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। किसी ईद पर आप जब बकरों की बलि दी जाती है, हजारों गैलन पानी जो है वो नालियों में बहता है, तब पर्यावरण दूषित नहीं होता। अभिषेक का विरोध करने वालों का तर्क है कि दूध में मौजूद प्रोटीन, शुगर और फैट्स को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन सोख लेते हैं, जिससे मछलियां मर जाती हैं। दूध का बीओडी कच्चे सीवेज से भी ज्यादा होता है, जो नदी को सीधे तौर पर गंदा करता है। ऑक्सीजन की कमी और सड़न के कारण पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ सकता है, जिससे पानी पीने लायक नहीं रहता। नर्मदा का पानी पूरी जगह अल्कलाइन है, आज भी अल्कलाइन है। माने नर्मदा का पानी पेट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, ये हेल्दी है। इतनी बड़ी मात्रा का दूध डालने से नर्मदा का पानी बहुत बड़े इलाके में अम्लीय हो जाएगा। इसका मतलब वो पानी जो आप पी नहीं सकते, उससे स्किन डिसीज हो सकती हैं, उससे ब्लड संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान तो जलीय जीव जंतुओं को होता है। जलीय जीव जंतु जो है उससे उनको बहुत ज्यादा उनको नुकसान होता है। यूं कहें कि वो बहुत डेडली स्थिति में आ जाते हैं। बात यह है कि जो पानी साफ होता है, साइंटिफिकली कहते हैं कि उस पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा 6 या 6 मिलीग्राम से ऊपर होनी चाहिए। 6 मिलीग्राम से ऊपर पानी होगा तभी पानी पोर्टेबल माना जाता है, तभी पानी पीने योग्य माना जाता है। लेकिन स्थिति यह है कि इतनी बड़ी मात्रा का जब दूध डाला जाएगा तो उस पानी में 1 से 3 मिलीग्राम ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी, और इतनी मात्रा कम होने के बाद उसमें जलीय जीव जंतु बचेंगे नहीं। नर्मदा में अभिषेक की परंपरा की दुहाई देकर 11,000 लीटर दूध बहा दिया गया। भक्त भाव विभोर थे, क्योंकि इसे धार्मिक मान्यताओं के साथ जोड़ा गया। हिंदू धर्म में दूध को पवित्रता, शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। दूध के बिना भगवान शिव का अभिषेक अधूरा माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी नदियों में दूध प्रवाहित करने की मान्यता है। नर्मदा में दूध अभिषेक की परंपरा बरसों पुरानी है। नर्मदा जी में दूध तो पहले से नर्मदा जी में दूध की धारा चलती थी ना, उसमें कोई नया नहीं है, आज से कोई चल रहा है दूध। पहले से दूध चढ़ा, तो जीवन भर से दूध चढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी हम डेली 101 लीटर दूध डेली चलाते हैं। आज ये जो अभिषेक होता है इसमें क्या महत्व देता है, उससे क्या फायदा देता है? इसमें नर्मदा जी में दूध चढ़ाने से लोगों का भला होता है। नर्मदा जी में दूध चढ़ाना अच्छी चीज़ है। जो आखिरी दिन आपने दूध चढ़ाया वो कितना था, कितनी मात्रा में था? 11,000 लीटर था। नर्मदा में अभिषेक को हिंदू परंपरा मानने का दावा करने वाले इस पूरे विवाद को एक षड्यंत्र करार दे रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हिंदू धर्म गुरु भी एक राय नहीं रख पा रहे। पर्यावरणविद अपने आप को कहने वाले सुभाष पांडे ये कहते हैं कि नर्मदा माँ में 11,000 दूध, एक संत ने जब 11,000 लीटर दूध जब चढ़ाया तो वो कहते हैं कि इससे पूरे जीव जंतु मर जाएंगे, महीने भर प्रदूषित रहेगा। अरे इसकी आंखों में तेल डला था कि जब पूरे प्रदेश के गंदे नाले नर्मदा नदी में मिलाए जा रहे हैं उस पर ये लोग आवाज नहीं उठाती। ये लोग, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से पोषित व्यक्ति हैं, ये विधर्मी लोग हैं जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और सनातन धर्म पे बार बार टारगेट करते हैं। इस मूर्ख को ये पता नहीं है कि विज्ञान और डॉक्टर ये कहता है कि दूध जो है समस्त जीव जंतुओं के लिए पौष्टिक होता है, लेकिन इस मूर्ख को लगता है कि विदेश के द्वारा इसको फंडिंग की जा रही है। नदी का अभिषेक नहीं होता, नदी के वो तो हम स्वयं मां मान करके उनसे जल लेते हैं, यानी हम मात्र तो वही उनका जो द्रव्य है उसका पान करते, उसका आराधन करते, उसका आचमन करते, उसी से हम तर्पण करते। जिस दूध के डालने से किसी भी क्षेत्र का सेप्टिक वैल्यू हजारों गुना, सैकड़ों गुना हो जाए, तो क्या हम नदी को प्रदूषित करना चाहेंगे? आस्था को प्रणाम है, किंतु उस आस्था का प्रदर्शन दर्शन पे भारी पड़ रहा है, ये उचित नहीं।
जिस दिन अभिषेक का वीडियो वायरल हुआ उसी दिन से सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई। मामला बढ़ा तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक जा पहुंचा। इसकी खबर हिंदू संगठनों को लगी तो वो भी अड़ गए। वहीं अभिषेक का विरोध करने वाले आयोजकों के लिए सजा की मांग कर रहे हैं। मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मेरे पास सारे फैक्ट्स हैं, चूंकि मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूं। मैं इसको लेकर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि ये घटना भविष्य में ना हो और जो लोगों ने काम किया है उनको उचित दंड मिल सके और उसके मुआवजे को लेकर के नर्मदा के क्लीनिंग, कंजर्वेशन और ब्यूटिफिकेशन के लिए काम में लाया जा सके। आप पिटीशन दायर करें तो जो पिटीशन दायर करने वाले हैं ना, उनसे मेरा निवेदन है कि उसमें ये भी लिखें कि एनजी जो पर्यावरणविद जो लोग पिटीशन दायर कर रहे हैं कि इस प्रकार के अभिषेक नहीं होना चाहिए, पर्यावरण को खतरा होता है, तो उसमें एक पॉइंट ये भी लिखे कि पर्यावरण को खतरा बकरों की बलि से बकरा ईद पर भी होता है। उस समय भी आप पर्यावरण के लिए रक्षा करिए, तब हमें समझ आएगा कि आप भारत में जो है एक समकक्ष बात कर रहे हैं, सभी के लिए नियम बराबर की बात। दूध की नदियां बहने की बात अब तक सिर्फ मुहावरों और कहानियों तक सीमित थी, लेकिन आज नर्मदा की लहरों में सफेद दूध को मिलते देख देश दो धड़ों में बंट गया है। सवाल है, क्या आस्था को लोक कल्याण और पर्यावरण से अलग रखा जा सकता है? और अब खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां पर बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे का एक्सीडेंट करने का मामला सामने आया और ये बढ़ता जा रहा है। मामले में एक तरफ बीजेपी विधायक का वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने खास सख्त एक्शन लेने की बात कही। दूसरी ओर पुलिस ने शिकायत दर्ज करके थार को सीज कर दिया और आरोपी को नोटिस भेज दिया है, जिसे लेकर के पीड़ितों का कहना यह है कि मामले में पुलिस एक्शन लेने से बच रही है। नहीं तो जैसे गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती कि ब्रेक नहीं ना गाड़ी में है? गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक सब जब सारन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो लहरा काय के ले रहा है। अच्छा, गाड़ी लहरा रहा है, बोल रहा हूँ। हाँ, तीन बैठे हैं बाइक पे और लहरा रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और घायल है वो भी लहरा रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। वीडियो बना बेटा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये घटना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहले थार से लोगों को उड़ाया और उसके बाद खुद की गलती मानना तो दूर, शख्स लोगों पर उल्टा भड़क रहा है। दरअसल फुल रॉब में लोगों को हड़काता ये है बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का बेटा दिनेश लोधी, जो लोगों को वीडियो बनाने पर गुस्सा दिखा रहा है। दरअसल बीजेपी विधायक का बेटा तेज रफ्तार में थार दौड़ा रहा था, तभी उसकी थार बेकाबू हुई और बाइक सवार 3 मजदूरों और पैदल जा रही 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिसके बाद बीजेपी विधायक के बेटे ने अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा सामने वालों की ही गलती बता दी। तुम पैदल चल रहे थे, आप भी पैदल थे? हम लोग पैदल जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, पीछे से आके गाड़ी दी। अच्छा, तुम भाई गाड़ी चला रहे ये गाड़ी खरीद प्रीतम लोधी सिदाया। हादसे में 3 मजदूरों को गंभीर चोटें आई, जबकि महिलाओं को हल्की चोटें आई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। गाड़ी कौन चला रहा था? प्रीतम लोधी का लड़का दिनेश लोधी। कहाँ की घटना है? थाने के सामने, करेरा थाने के सामने। कितना आपकी कहाँ लगी है? ये हाथ में लगी है और पैर में। पीछे आ रहे थे, अपनी साइड पर थे। गाड़ी थी एमएलए की, प्रीतम लोधी की, उसका लड़का चला रहा था दिनेश लोधी। गाड़ी दी हमने। कौन सी गाड़ी थी? थार। हैरानी की बात यह है कि थार पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, उसकी जगह बीजेपी विधायक लिखा हुआ था और सामने प्रीतम लोधी। ऐसे में जब मामला बढ़ा तो कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी से बीजेपी विधायक सामने आए और सफाई दी कि उन्होंने ही मामले में सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी।
कल जो करेरा में घटना हुई है, जैसे ही मुझे पता चला तत्काल मैंने थाना प्रभारी महोदय को कहा कि कायमी की जाए। उसने कुछ समय लगाया तो मैंने तुरंत जिला एसपी साहब को अवगत कराया कि इस पर तुरंत कायमी करें और अपराध कायम करें। कांग्रेसी राजनीति न करें, मेरी पहले पोस्ट देख लें कि सबसे पहली पोस्ट मेरी थी, जो मैंने यही कहा था कि मुझे पुलिस प्रशासन से आशा भी है, प्रशासन अपना खरा उतरे। बच्चों को चोट लगी है, भगवान उनको स्वस्थ करे और उन्हें न्याय मिले। मामले पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन साथ ही पुलिस ये भी कह रही है कि उसके पास अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है, वो भी तब जब घायल रो रो कर पूरी घटना बता रहे हैं। करेरा शहर में ही सर्किट हाउस के पास में एक मोटरसाइकिल थी, जिसको पीछे से एक काले रंग की थार गाड़ी ने आकर के टक्कर मार दी। इसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं घायल हो गए। इसमें पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और बाद में जब वो व्यक्ति आइडेंटिफाई हो गया तो दिनेश पुत्र प्रीतम सिंह लोधी, इनका नाम उसमें ओपन किया गया और उसके बाद में हमने प्रॉपर कार्रवाई की है। इसमें गाड़ी को सीज कर लिया गया है और आरोपी को नोटिस इसमें तामील करा लिया गया है। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता और इसमें बाद में लेकिन हमने ये बात भी महसूस की कि ये सारी बातें सामने आई हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ हमारे पास में अभी तक नहीं है। मामले में पुलिस ने आरोपी को नोटिस भेज दिया है, थार को सीज कर लिया गया है। अब देखना होगा कि पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। उत्तर प्रदेश के संबल में अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है। ईदगाह इमामबाड़े के बाद अब मस्जिद और मदरसे पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। जहां असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर बंद गांव में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद, गौसुल मदरसा और 5 दुकानों पर बुलडोजर चला है। दरअसल प्रशासन की नजर करीब 35 फीट ऊंची मस्जिद की मीनार और 700 वर्ग मीटर जमीन पर बने अवैध कब्जे पर है, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से डरे कुछ लोगों ने खुद ही दुकानों के अवैध हिस्से को गिरा दिया है। हालांकि स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएम ने खास टीम का गठन किया है और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल और साथ में आरआरएफ को भी तैनात किया गया है। प्रशासन के मुताबिक ये निर्माण पूरी तरह से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया था, जिसे हटाने की कार्रवाई चल रही है। वो घाटे हैं हमारे, घाटा संख्या 623 और 630 खेल का मैदान और खादी गड्ढे, इन पर अवैध कब्जा की सूचना मिली थी। इसमें पहले जो है इन लोगों को नोटिस दिए गए थे, तो इन लोगों द्वारा स्वयं अपने कब्जे हटाए जा रहे थे। इस पर मदरसा और 2 दुकानें और एक मकान क्या घेर टाइप बना रखा था और एक मस्जिद बनी है, इन्हें हटवाया जा रहा है। नासिक के टीसीएस बीजेपी धर्मांतरण मामले में एसआईटी टीम अब आरोपी निदा खान की तलाश में जगह जगह रेड मार रही है। शुक्रवार को मुंब्रा पहुंची एसआईटी टीम ने निदा के पति से पूछताछ की और इस पूरे मामले में कुल 8 आरोपियों पर 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं निदा खान अब भी फरार है। इधर महिला आयोग की टीम आज नासिक पहुंच रही है। वहीं धर्मांतरण मामले में आरोपी तौसीफ का एक वीडियो सामने आया, जिसमें आरोपी पीड़ित को नमाज पढ़ना और टोपी पहना करके अपने धर्म के बारे में बता रहा है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। देश की बेटियों के दुश्मन के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर शहर शहर प्रोटेस्ट जारी है। महाराष्ट्र के नासिक और मुंबई में हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतरे, तो दिल्ली में भी नासिक के कॉरपोरेट जिहाद की गूंज सुनाई दी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ऐलान किया है कि जब तक टीसीएस कंपनी के ऑफिस में गरीब हिंदू लड़के लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।
वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के कलेक्टर ऑफिस में जाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। एक तरफ दिल्ली से लेकर मुंबई तक हिंदूवादी संगठनों का प्रोटेस्ट जारी है, तो वहीं कॉर्पोरेट जिहाद मामले में एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी तौसीफ पीड़ित को नमाज पढ़ना और टोपी पहनाते दिख रहा है। साथ ही अपने धर्म के बारे में ब्रेन वॉश भी कर रहा है। बोलो। खास राजस्थान से कृष्णा भाई के लिए मंगाई हुई टोपी है ये हमारे घर पे आए कृष्णा भाई माने मुबारक भाई नासिक के टीसीएस ऑफिस में धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के आरोप पर एनएचआरसी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के डीजीपी समेत कई विभागों से रिपोर्ट मांगी है। तो आज आयोग की टीम नासिक पहुंच रही है। इस मामले में अब तक 8 लोगों के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीएम फडणवीस ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत सीरियस मामला है और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान में आता है कि एक मॉड्यूल के तहत इसको किया गया है। फॉर्चुनेटली टीसीएस जैसी कंपनी ने बहुत बड़ी भूमिका इसमें ली है। किसी को भी शील्ड हम नहीं करेंगे, इस प्रकार की भूमिका टीसीएस ने ली है और टीसीएस के प्रमुख ने भी इसकी बहुत निंदा की है। और आज सुबह की एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज खुलने के बाद भी टेंशन क्यों बढ़ी हुई है। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रखेंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जब तक सारी बातचीत पूरी नहीं हो जाती, अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रखेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी सैनिक खुद ईरान से यूरेनियम लेकर आएंगे। यूरेनियम पर सहमति की बात का भी ईरान ने खंडन किया है और इन सब के बीच दोनों देशों के नेता कह रहे हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है। ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट खोल दिया गया है। इसके खुलते ही मिडिल ईस्ट से जंग के बादल छंटते नजर आ रहे हैं। होर्मुज खोलने का ऐलान ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को शुक्रिया भी कहा, लेकिन अभी बात पूरी तरह से पक्की नहीं हुई है। ईरान ने तो होर्मुज खोल दिया, लेकिन अमेरिका ने अभी नाकेबंदी खत्म नहीं की है। ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान से पूरी बात नहीं होती, तब तक नाकेबंदी जारी रहेगी। This will be a great and brilliant day for the world, because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade, with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, we built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. And this process, we're getting along well, but who knows with anyone, but who knows with Iran in particular. This process should go very quickly, and that most of the points are already negotiated and agreed to. होर्मुज पर अमेरिका के रवैये से ईरान नाराज है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने सरेआम नाराजगी जाहिर कर दी है और अमेरिका को चेता दिया है कि इसका जवाब दिया जाएगा। अगर این چیزی که به عنوان محاصره دریایی اسمش گذاشتند ادامه پیدا بکنه، مطمئناً متقابلا جمهوری اسلامی ایران اقداماتی که لازم هست رو انجام خواهد داد. در این تردید نکنید. جمهوری اسلامی ایران هم نگاهبان تنگه هرمز هست، هم هر جا که لازم بشه در اجرای تدابیری که تضمین کننده منافع و حقوق ملت ایران هست هیچ مماشاتی به خرج نخواهد داد. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत से पहले बड़ा दावा कर दिया है। अब ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर मटेरियल देने को राजी हो गया है। ट्रंप के दावे पर संशय इसलिए है क्योंकि मुस्तफा की टीम ने ट्रंप के दावे को हवाई बताया है। Happy
the USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran will be, and you know how we're going to get the dust, right? Iran, we were going to take it anyway, but taking it that way is slightly more dangerous, but we were going to get it anyway. But Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. And somebody said, how are we going to get the nuclear dust? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators, because the B-2s, remember when fake news CNN said, well, maybe obliteration is too strong a word, obliteration. That's so deep. We need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran, we're going to get it, and we're going to take it back home to the USA. Very simple. ट्रंप के इस दावे का भी ईरान ने खंडन कर दिया है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय ईरान के पास 5 से 6 टन इनरिच यूरेनियम है। इसमें 440 किलो ऐसा यूरेनियम है जो 60% तक इनरिच्ड किया जा चुका है। परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% इनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत ईरान को है। ईरानी सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम ले जाने की इजाजत किसी को नहीं दी गई है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान पर ईरान बेहद सख्त हो गया। ईरान की नेशनल असेंबली के स्पीकर और वार्ताकार गलीबाफ ने ट्रंप के सभी दावों को झूठा करार दिया है। सोशल मीडिया पर एक 10 पॉइंट के मैसेज में गलीबाफ ने यह कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे में 7 दावे किए हैं, जिनमें से सभी 7 झूठे हैं। गलीबाफ ने यह कहा कि अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो हॉर्मुज को दोबारा बंद किया जा सकता है, और साथ ही गलीबाफ ने यह भी लिखा कि हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल ईरान के हाथ में रहेगा। इसके नियम ईरान ही तय करेगा। ईरानी असेंबली के स्पीकर ने यह भी लिखा है कि अमेरिका अभी युद्ध नहीं जीता है। और मिडिल ईस्ट की जंग में अब इसके खत्म होने के बाद भी ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। अब राजधानी तेहरान में लोग सड़कों पर सरकार के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे हैं। शुक्रवार को हजारों की तादाद में लोग तेहरान के रेवोल्यूशनरी स्क्वायर पर जमा हो गए और सरकार के समर्थन में राष्ट्रीय एकजुटता दिखाई गई। ईरान के लोगों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जंग में सरकार का पूरा साथ दिया और साथ ही साथ इसे जीत मानते हुए एक बड़ा मोर्चा निकाला।